बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का इंतहाई अहम टॉपिक और अहम सवाल पढ़ने जा रहे हैं। सवाल है नशास्ते, या उर्दू में कहते हैं नशास्ते, इंग्लिश में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ करें और इसकी दर्जाबंदी बयान करें। इस तरह से सवाल पूछा जाता है और इसकी दर्जाबंदी को मिसालों से वाज़े करें, यानी कि मिसालें भी दें दर्जाबंदी के साथ। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन 31वें इम्तिहान में आ चुका है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जो देता है आपको बेहतरीन किस्म के वीडियो लेक्चर्स। इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई गुड न्यूज़ है कि फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा के लिए मुकम्मल पेपर ए और बी के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स तैयार हो चुके हैं, जो कि आपको इम्तिहान में यकीनी कामयाबी के लिए बेहतरीन साबित होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट मुकम्मल किताब के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स लेने में सीरियस हो तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ले सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं नशास्ते या कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती तौर पर पाए जाने वाले नामियाती मरकबात, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नामियाती मरकबात का सबसे बड़ा ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले नामियाती मरकबात का सबसे बड़ा ग्रुप। और कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ से मिलकर बनता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इनको सैकराइड्स कहते हैं। इनको सैकराइड्स भी कहते हैं, सैकराइड्स, ये लफ्ज़ याद कर लें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सादा फार्मूला है CH2O, यानी कि किसी में कार्बन 1 होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी निस्बत से बढ़ जाएगी। कार्बन 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह। तो सादा फार्मूला है CH2O। इसका हसूल कि ये कहाँ से हासिल होते हैं कार्बन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ से हासिल होते हैं या व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें सबसे पहले है गन्ने की शुगर, कि गन्ने की शुगर से ये हासिल होता है। नंबर 2 गंदम, नंबर 3 मिल्क शुगर। मिल्क एक है गन्ने की शुगर, यानी कि गन्ने का जूस होता है और उससे जो चीनी बनती है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली, उसे कहते हैं गन्ने की शुगर या चीनी। एक है मिल्क शुगर। आपने मार्केट में देखा होगा कि दूध होता है और दूध से खुश्क पाउडर बनाया जाता है, मीठा पाउडर होता है, मिठास होती है उसके अंदर, उसी को हम कह रहे हैं मिल्क शुगर। और तीसरे नंबर पे है जी चावल। चावल से भी कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। चौथे नंबर पे चावल हैं और 5वें नंबर पे है जी आलू और 6ठे नंबर पे है जी दूध। दूध के अंदर भी मिठास होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और 6ठे और 7वें नंबर पे हैं जी फ्रूट्स। जितने भी फल हैं, वेजिटेबल्स हैं या फल हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। नोट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें हासिल होते हैं, कैसे हासिल होते हैं, वो पौधों में ज़ियाई तालीफ के नतीजे में बनते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 6 उसमें पढ़ेंगे ज़ियाई तालीफ का मुकम्मल डिटेल कि ये क्या होती है। तो मुख्तसर मगर जामी ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ़ और सिर्फ पौधों में बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बनते हैं? पौधों में बनते हैं। और किस तरह से बनते हैं? ज़ियाई तालीफ के नतीजे में बनते हैं। और ज़ियाई तालीफ को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान सूरज की रोशनी से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। इसके साथ साथ मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जानदारों के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया हैं और ये जानदारों में एनर्जी स्टोर करने का ज़रिया भी हैं। एक तो है कि एनर्जी दे रहे होते हैं साथ साथ, और एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। और पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे जानदारों की साख्त का हिस्सा हैं, यानी कि बहुत सारे जानदार की जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका हिस्सा होते हैं। पॉइंट नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये स्टार्च, बाइंडिंग एजेंट्स, डेल्यूएंट्स और डिसइंटीग्रेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अद्वियात को बनाने के लिए जो ज़रूरी अजाफी अशिया होती हैं वहाँ पे
बाइंडिंग एजेंट के तौर पर, डिल्यूएंट के तौर पर, डिसइंटीग्रेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम की डिटेल पेपर बी के अंदर डिटेल के साथ बताई हुई है। इसके बाद है जी पॉइंट नंबर 4, ग्लूकोज और सक्रोज, ये जो है स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे, यानी कि मिठास के तौर पे स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5, सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 6, सक्रोज और सेलुलोज के मरकबात टैबलेट कोटिंग में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? टैबलेट जो होती है, टैबलेट की कोटिंग ऊपर बाहर वाली तय जो होती है, बाहर वाली तय में टैबलेट कोटिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की दर्जाबंदी। कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल कितने इकसाम में तकसीम किया जाता है? 3 में, 5 में नहीं, कितने इकसाम में? टोटल 3 इकसाम में दर्जाबंदी की जा सकती है, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। 3 ही दर्जाबंदी की गई है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो तीनों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यानी कि मोनोसेक्राइड्स क्या हैं और ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं और पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं। दर्जाबंदी को हम तारीफ़ें भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसकी मिसालें भी पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्जाबंदी को मिसालों से वाज़ेह करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोसेक्राइड्स की। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स भी कहते हैं और मोनो का लफ्ज़ एक के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? मोनो का मतलब होता है एक, और सेक्राइड्स मीन सिर्फ एक सेक्राइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा यूनिट, सिंगल यूनिट और सबसे छोटा यूनिट होता है, वो होता है जी मोनोसेक्राइड्स। अब हम देखते हैं कि कहता है कि ये सादा शुगर के मॉलिक्यूल हैं, सादा, सबसे सिंगल और सिंपल, इसलिए इनको सादा कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। ये एक यूनिट पर, ये यहाँ पे फिर दोबारा बता दिया गया, ये कितने यूनिट पर मुश्तमिल होता है? एक यूनिट। एक यूनिट का कहाँ से पता चलेगा? लफ्ज़ है मोनो और मोनो का मतलब होता है एक, मोनोसेक्राइड, एक सेक्राइड, एक यूनिट। इनको कार्बन एटम्स की तादाद के लिहाज से तकसीम किया जाता है। अभी कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है उसके लिहाज से तकसीम कर दिया जाता है, और इनमें कार्बन की तादाद कितनी हो सकती है? 3 से 9, यानी कि कार्बन की तादाद 3 से 9 तक हो सकती है। अगर कार्बन की तादाद 3 हो, यानी कि 3 कार्बन एटम्स वाले को, सेक्राइड को, 3 कार्बन एटम्स वाले सेक्राइड को क्या कहेंगे? ट्राईओजिस। 4 वाले को क्या कहेंगे? टेट्रोजिस। 5 वाले को क्या कहेंगे? पेंटोजिस। 6 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? 6 को हेक्सोजिस। और एंड पे 7 कार्बन एटम वाले को क्या कहेंगे? हेप्टोजिस। अब देखते हैं इनकी मिसालें कि मोनोसेक्राइड्स की मिसालें कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है जी ग्लाइसिरैल्डिहाइड। कौन सी जी? कौन सी रैल्डिहाइड? ग्लाइसिरैल्डिहाइड। इसमें टोटल कार्बन कितने होते हैं? 3। इसको ट्राईओजिस भी कह सकते हैं। इसके बाद है जी राइबोजिस। इसके अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी है? 5। 5 वाले को पेंटोजिस भी कहते हैं। यहाँ पे ट्राईओजिस ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे है जी एग्जाम्पल मैनोज। क्या? मैनोज के अंदर 6 कार्बन होती हैं। इसके बाद फिर एग्जाम्पल, मेन बड़ी अहम एग्जाम्पल्स हैं 4, 5 और 6 नंबर पे। 4 नंबर पे है जी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गलैक्टोज। यहाँ पे कार्बन आ रहा है और कार्बन का बड़ा फंक्शन है, ये सी आ रहा है, सी। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज, सी। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं बताता हूँ आपको। फ्रक्टोज 6 कार्बन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गलैक्टोज, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। इन सब के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। किसकी? ओलिगोस। पहली बात तो याद रख लें, ये है मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब है एक सेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड यानी कि एक यूनिट तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे, यानी कि 2 होंगे या 2 से ज़्यादा यूनिट होंगे। तो हम इसकी फिर तारीफ कैसे करेंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में 2, पहले यह बात हो रही थी मोनो, यहाँ पे बात क्या हो रही है? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स में तब्दील हो जाते हैं ओलिगोसेक्राइड
कहलाते हैं। यानी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं और जैसे एक हाइड्रोलिसिस इनका मखसूस एक केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्शन जब करवाया जाता है यानी कि इसकी ब्रेक डाउन की जाती है, बड़े यूनिट को तोड़ा जाता है छोटे यूनिट्स में, तो उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओलिगोसेक्राइड को जब तोड़ेंगे तो ओलिगोसेक्राइड से क्या पैदा होगा? मोनोसेक्राइड, ये याद रख लें। तो ज़्यादा मोनोसेक्राइड में तब्दील हो जाते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। अच्छा, 2 मोनोसेक्राइड्स को हम क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड्स। अगर ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में, तोड़ने के नतीजे में 2 मोनोसेक्राइड पैदा हों तो उस ओलिगोसेक्राइड का नाम होगा डाइसेक्राइड। अगर ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में 3 मोनोसेक्राइड पैदा हों तो उस ओलिगोसेक्राइड का नाम होगा ट्राइसेक्राइड। अगर 4 पैदा हों तो टेट्रासेक्राइड, 5 पैदा हों तो पेंटा टेट्राइड, और ये मैक्सिमम 9 तक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 मोनोसेक्राइड्स पैदा होते हैं, लेकिन 9 से ऊपर जब 10 की बात आएगी, 10 मोनोसेक्राइड पैदा हों तो वो ओलिगो नहीं रहेगा। तो 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स वाले को क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड्स। अब हम इसकी ओलिगोसेक्राइड्स की मिसालें देख लेते हैं। आपने 3 एग्जाम्पल इसकी जहन में रखनी है: सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। हमने कहा जब हाइड्रोलिसिस करें तो 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड पैदा होते हैं। तो यानी कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, ये हाइड्रोलिसिस का सैम्बल है, इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी। जब सक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ग्लूकोज पैदा होता है प्लस फ्रक्टोज, यानी कि 2 मोनोसेक्राइड पैदा होते हैं। माल्टोज को जब करते हैं हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज पैदा होती है। लैक्टोज में हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज प्रोड्यूस होती है। क्योंकि यहाँ पे 2 पैदा हो रहे हैं, 1 + 1 2, तो 2 को हम क्या कहेंगे? 2 मोनोसेक्राइड पैदा हों तो 2 मोनोसेक्राइड्स पैदा होने के नतीजे में इस ओलिगोसेक्राइड को क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। तो इसका मतलब है ये तीनों मिसालें डाइसेक्राइड्स की हैं। पहली बात तो यहाँ तक हो गई। अब मैं जो आपको बताना जा रहा था कि मैंने कहा इस सी को याद कर लें। सी यानी कि ये 3 मिसालें हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गलैक्टोज, ये मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं और यही यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि सक्रोज के नतीजे में पैदा होगा फ्रक्टोज, माल्टोज के नतीजे में ग्लूकोज, लैक्टोज के नतीजे में गलैक्टोज। अब सी का क्या चक्कर है ये देखें। लफ्ज़ है यूसी। चलें मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। यूसी, ये है यूसी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंशाइया तर्ज में भी आप जब लिखेंगे तो इसको मिक्स नहीं कर बैठे, सक्रोज के नतीजे में ये पैदा कर दें और माल्टोज के नतीजे में कोई ये वाली चीज़ पैदा कर दें। इसको याद करने की हिंट और वो मेथड बता रहा हूँ, निमोनिक्स बता रहा हूँ, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सक्रोज इसमें आ रहा है यूसी, तो ये वैसे जहन में होंगे जी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गलैक्टोज, तो यहाँ पे आ रहा है यूसी। तो इसका मतलब है सक्रोज से फ्रक्टोज पैदा होगा और ग्लूकोज तो तीनों में पैदा हो रहा होगा। ग्लूकोज 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 तो तीनों में पैदा होगा, तीनों में। लेकिन दूसरी चीज़ जो मुख्तलिफ पैदा हो रही है वो कौन सी होगी? इसमें है यूसी, इसमें भी है यूसी, यानी कि सक्रोज के नतीजे में फ्रक्टोज पैदा होगा। अब है माल्टोज, इसमें यूसी नहीं है, इसमें सिंपल ग्लूकोज पैदा होगी और दूसरी भी ग्लूकोज ही पैदा होगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि इसमें वो सी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए याद रखें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तीसरा है लैक्टोज। तीसरा क्या है? लैक्टोज, यानी कि लफ्ज़ आ रहा है LAC, तो यहाँ पे भी आ रहा है LAC, यानी कि लैक्टोज होगा तो उससे गलैक्टोज पैदा होगा। यूसी सक्रोज से फ्रक्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज, लैक्टोज से गलैक्टोज, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो ये जो हैं सिंपल, ये याद कर लें। तो मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गलैक्टोज बता सकते हैं और इन्हीं 3 को याद करने से ओलिगोसेक्राइड्स की जब आप एग्जांपल देंगे तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये वाले मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज, लैक्टोज से गलैक्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज, सक्रोज से फ्रक्टोज। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। किसकी? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जैसा कि अभी हमने देखा था कि मैंने बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमम 9 तक हो सकते हैं। 9 से जब बढ़ेंगे मोनोसेक्राइड 10 होंगे तो 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड पैदा हों तो उस सेक्राइड को क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड। तो दोबारा देखते हैं कि 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स के मिलने से
पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं और इनका फार्मूला होता है C6H10O5। ये सिंपल फार्मूला है, इससे मल्टीप्लिकेशन रेशियो बन सकती है। ये इंतहाई पेचीदा और कुदरती तौर पर कसरत से पाए जाते हैं। इंतहाई पेचीदा और कुदरती तौर पर कसरत से पाए जाते हैं। ये बेजायका होते हैं। अच्छा, ये अहम बात बताता चलो दरमियान में, ये बेजायका होते हैं और ये मीठे होते हैं। याद रख लें, मोनोसेक्राइड्स मीठे होते हैं, फुल मीठे होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का डब्बा लेना आप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से, ग्लूकोज, ग्लैक्सोस डी, ग्लूकोज का डब्बा, तो वो उसको मिठास होती है, उसको अगर आप खाएं तो वो फुल मीठा होता है, मिठास होती है उसके अंदर। यानी कि ग्लूकोज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये सारे के सारे जितने होते हैं इनके अंदर मिठास होती है, फुल मीठे होते हैं। और ये मिठास बिल्कुल नहीं होती, बेजायका होते हैं। और जब बात करेंगे इन दोनों के दरमियान में ओलिगोसेक्राइड, तो इनकी मिठास इन दोनों के दरमियान में होगी। यानी कि ना तो ओलिगोसेक्राइड ना तो बेजायका होंगे, ना ही ज़्यादा मीठे होंगे, बल्कि दरमियान में होंगे, हल्का मिठास होगी इनके अंदर, हल्की हल्की मिठास होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी मिसालें कौन सी हैं पॉलीसेक्राइड्स की। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, तीन याद रख लें। फिर कहता है कि जो ग्लाइकोजन है ना, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है ये स्टार्च, तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, जो कि जिगर और पट्ठों में बकसरत पाया जाता है। सेलुलोज, फिर कहता है कि ये जो सेलुलोज है ना, ये वाला सेलुलोज मैंने बताया, सेलुलोज कहाँ से होता है जी? खालिस काटन से, खालिस काटन में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? खालिस काटन में। और इसको हज़म करने के लिए, जो सेलुलोज को हज़म करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है सेलुलेज। तो याद रख लें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अभी, सेलुलोज को हज़म करने के लिए कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है? सेलुलोज को हज़म करने के लिए सेलुलेज की ज़रूरत होती है। यानी पे OSE की बजाय हम ASE लगा देते हैं। OSE की बजाय क्या लगा देते हैं? ASE। OSE केमिकल का नाम है, ASE उसको हज़म करने के लिए एंजाइम का नाम है सेलुलोज, सेलुलेज। अच्छा, कहता है कि ह्यूमंस में, यानी कि इंसानों में क्या सेलुलोज को हज़म करने के लिए जो सेलुलेज है, ये सेलुलेज एंजाइम इंसानों में पाया जाता है? नहीं, इंसानों में ये नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल्स में ये पाया जाता है। मतलब क्या हुआ? यानी कि जो काटन है ना, काटन, सेलुलोज काटन, खालिस काटन, कपास को अगर जानवर खा लें, यानी कि भैंस, भेड़, बकरी, अगर जानवर खा लें कपास को, तो कपास उनको हज़म हो जाती है। कपास उनको हज़म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को हज़म करने के लिए जानवरों के अंदर सेलुलेज एंजाइम एनिमल्स में होता है। और यही काटन गलती से अगर कोई बच्चा खा ले या इंसान खा ले, इंसानों में कोई बच्चा गलती से खा ले कपास, तो ये हज़म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस सेलुलोज को हज़म करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो एंजाइम सेलुलेज इंसानों में नहीं पाया जाता। मज़ीद एग्जांपल्स कौन सी हैं? गम, एकेशिया और गम ट्रैगाकैंथ। तो यहाँ तक हो गए जी कार्बोहाइड्रेट्स की मुकम्मल डिटेल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाजमी लाइक मारें और इसके कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।